गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में जीवद्रव्य के महत्वपूर्ण भाग केंद्रक का अध्ययन कराएंगे। आइए हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले जो है केंद्रक का चित्र बनाते हैं। ये देखिए जो है ये हमने जो है एक केंद्रक का चित्र बनाया है। तो ये जो होता है ये केंद्रक का जो है केंद्र का आवरण होता है, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वलप के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यूक्लियर इन्वलप जो इसका होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी दो परतों की बनी होती है, दो झिल्लियों की बनी होती है। तो इसकी जो बाहरी परत होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और ये इसकी जो है जो आंतरिक परत होती है इसे जो है हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन दोनों परतों को संयुक्त रूप से जो है हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बाहर की तरफ जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। इसे हम ER कहते हैं। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर ही जो है छोटे छोटे जो है राइबोसोम कण लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम के कण। किस परत पे लगे रहते हैं? इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे ये लगे रहते हैं। तो ये क्या है? ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम है। और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो है समान दूरी पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन छिद्रों के
माध्यम से जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य जो है आवागमन संचालित रहता है। और इसके अलावा जो है इसके केंद्रक द्रव्य में बने मैसेंजर आरएनए जो है इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर निकल जाता है और कोशिका द्रव्य में जाकर के जो है प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। अब इसका अगला भाग आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके केंद्रक आवरण जिस पदार्थ को घेरे रहता है, तरल पदार्थ को, यह जो है अर्ध तरल तथा पारदर्शी होता है। क्या होता है? अर्ध तरल एवं पारदर्शी होता है। और ये मैट्रिक्स जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो ये केंद्रक द्रव्य का जो है दूसरा भाग होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, लिपिड तथा खनिज लवण आदि पदार्थ पाए जाते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है हम न्यूक्लियर सैप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर सैप के नाम से, अर्थात इसको कैरियोलिम्फ के नाम से भी हम जानते हैं। अगला इसका भाग है केंद्रिका। तो इसके मध्य में जो है, केंद्रक के मध्य में जो है एक गोल एवं सघन छोटा सा भाग होता है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसकी खोज जो है फोंटेना ने सन 1781 में की थी। तो ये एक गोल संरचना है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। इसका चौथा भाग होता है क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये जो है इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये धागेनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? क्रोमैटिन पदार्थ की बनी होती हैं। और यही क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है संघनित होकर के जो है धागेनुमा संरचनाएं बनाता है। और इसी को हम क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन रेटिकुलम, अर्थात इसे जो है हम क्रोमैटिन जालक कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है न्यूक्लिक एसिड और एक क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हमने जो है केंद्रक की संरचना का अध्ययन किया। इसके है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्रक के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कितने परतों की बनी होती है? 2 परतों की बनी होती है। दूसरा भाग जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और तीसरा भाग इसका जो होता है न्यूक्लियोलस होता है। और चौथा भाग होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब हम इसके नोट्स को देखते हैं। केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, तो इसकी खोजकर्ता जो है रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सन 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह कोशिका द्रव्य में धंसा गोलाकार सघन पिंड होता है और यह जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक संख्या हमने जो है पढ़ा है कि कोशिकाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक जो होता है वो विकसित नहीं होता, अर्थात उसमें जो है केंद्रकों की संख्या अनिश्चित होती है। जबकि दूसरी प्रकार की कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल जो होता है एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटोजोअन्स प्राणी होते हैं तथा शैवाल और कवक होते हैं जिनमें जो है एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो वे वनस्पति कोशिकाएं
जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं संकोष्ठी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संकोष्ठी कहलाती हैं, अथवा इन्हें हम सिनोसिटिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। तो वे वनस्पति कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें हम सिनोसिटिक कोशिकाएं कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें जो है एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और क्लेडोफोरा एक ऐसा एग्जाम्पल है, क्लेडोफोरा ये पादप है जिसमें जो है एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये भी जो है सिनोसिटिक होता है। क्लेडोफोरा क्या होता है? सिनोसिटिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है। और वे जंतु कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं बहुकेंद्रकी क्या कहलाती हैं? बहुकेंद्रकी कहलाती हैं, अर्थात सिनसाइशियल कहलाती हैं। तो पैरामीशियम सिनसाइशियल होता है क्योंकि पैरामीशियम में जो है दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक होता है गुरु केंद्रक, दूसरा होता है लघु केंद्रक। अब हम केंद्रक के आकार का अध्ययन करते हैं। तो केंद्रक जो होते हैं वो कई आकारों के पाए जाते हैं। गोलाकार केंद्रक जो होता है क्यूबॉइडल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्यूबॉइडल सेल में पाया जाता है। चपटा केंद्रक जो है स्क्वैमस सेल में पाया जाता है। अंडाकार जो न्यूक्लियस होता है वो कॉल्यूमिनर सेल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कॉल्यूमिनर सेल में पाया जाता है। इसके अलावा सेम के आकार का, जिसे हम बीन शेप्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीन शेप्ड केंद्रक जो होता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीन शेप्ड या सेम के आकार का केंद्रक किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। हॉर्सशू शेप्ड केंद्रक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्सशू शेप्ड केंद्रक जो होता है वर्टिसेला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वर्टिसेला में पाया जाता है। अगला इलांगेटेड जो केंद्रक होता है वो स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। लेंस शेप्ड केंद्रक जो है किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। लेंस शेप्ड केंद्रक किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और टू लोब्ड केंद्रक जो है इओसिनोफिल्स कोशिकाओं में पाया जाता है। थ्री लोब्ड केंद्रक जो होता है वेसोफिल्स में पाया जाता है। और मेन लोब्ड सेल्स जो है न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। केंद्रक मुख्यतः निम्न चार भागों से मिलकर के बना होता है। इसका पहला भाग है केंद्रक कला, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुख्यतः दो इकाई कलाओं से बनी होती है। तो इसकी बाहरी इकाई कला जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और जबकि इसकी जो आंतरिक कला होती है उसे हम जो है इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन दोनों कलाओं के बीच में जो है 150 एंगस्ट्रॉम मोटा चौड़ा जो होता है या मोटा एक स्थान पाया जाता है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। अगला भाग है इसका केंद्रक द्रव्य। कौन सा भाग है? केंद्रक द्रव्य, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह एक प्रकार से जो है अर्धतरल पारदर्शी कणिकामय मैट्रिक्स होता है, और इसी को हम जो है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप, अथवा जो है इसे हम जो है कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। अगला इसका भाग है केंद्रिक। इसके मध्य में गोल सघन भाग पाया जाता है, जिसे हम केंद्रिक कहते हैं, या इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसकी खोज जो है फोंटेना ने सन 1781 ईस्वी में की थी। इसका अंतिम भाग है क्रोमैटिन जालक, या जिसे हम क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो जो केंद्रक के अंदर जो है जो धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्रोमैटिन पदार्थ की बनी होती हैं। ये क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है वह जो है संघनित होकर के धागे नुमा संरचना बनाता है, और ये धागे संरचनाएं जो है आपस में लिपट करके क्रोमैटिन जालक का निर्माण करती हैं। और यही क्रोमैटिन जालक जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय
छोटे व मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं।